आने क्या देखिए, कल बता रहे दक्षिण भारत का इतिहास चोल वंश बता रहे थे, और चोल वंश का जो एक शासक था राजेंद्र प्रथम के बारे में। राजेंद्र प्रथम राज इसके पहले हम बता चुके थे। चोल वंश देखिए दक्षिण भारत का राजवंश है, और चोल वंश की स्थापना, इसका इतिहास बता दे रहे हैं। चोल वंश की स्थापना की थी विजयालय ने। किसने की थी? विजयालय ने। इसने एक राजधानी बनाई थी, क्या नाम था? तंजौर राजधानी बनाया था। तंजौर राजधानी थी। ये चोल वंश के जो शासक थे वो पल्लव वंश के सामंत थे, और पल्लव वंश का अंतिम शासक का नाम था अपराजित। उसकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा कर दी जाती है? विजयालय के द्वारा। ये हत्या कर देता है विजयालय, और एक नवीन राजवंश बन हो जाता है ये। इसके बाद आदित्य प्रथम बैठता है, एक और शासक बैठता है परांतक प्रथम। हमने लिखवाया था परांतक प्रथम बैठता है। परांतक प्रथम गद्दी पर बैठता है। परांतक प्रथम आक्रमण करता है पांड्य वंश में। मदुरा तमिलनाडु के पास है। उसकी बहुत महत्वपूर्ण विजय होती है मदुरा की। वही मदुरा जहाँ पे मीनाक्षी मंदिर है, वहाँ को वो जीत लेता है। मदुरा की विजय इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो ये जब जीत लेता है तो ये उसी नाम पे उपाधि, चोल वंश में देखा गया है कि जो भी राजा जहाँ जाता है उससे रिलेटेड उपाधि धारण कर लेता है। इसने मदुरा की विजय की तो इसने मदुरई कोंड की उपाधि धारण कर ली। मदुरई लिखवा चुके हैं, मदुरई कोंड की उपाधि धारण कर ली। मदुरई कोंड की उपाधि धारण कर लेता है परांतक प्रथम। लेकिन अब बताइए, ये राजा जीतता तो है लेकिन एक युद्ध में हारता भी है। किस युद्ध में? कल बताए हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। ये राजा जीता है लेकिन एक युद्ध में ये हार जाता है, और हारने से इसकी जो स्थिति है वो डाउन हो जाती। कहने का मतलब है जिस तरह वो विजेता के रूप में था, हारने के बाद उसकी स्थिति राजा की तरह नहीं रह जाती है, वो हारता है। तो ये किस युद्ध में ये हार जाता है? हमने लिखवा है तक्कोलम का ये युद्ध हुआ है। तक्कोलम, इस युद्ध में परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट वंश का एक राजा रहता है कृष्ण थर्ड, वो इसको पराजित कर देता है और इसको हरा देता है। परांतक प्रथम के बाद
फिर एक महत्वपूर्ण राजा बैठता है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम, राजराज प्रथम का भी इतिहास में नाम आता है। एक तो वो विजेता, देखिए राजा, इसको तो आपको लिखना नहीं है, ठीक है, चलिए तो ऐड तो कर ही दे रहे हैं। राजा जो होता है इतिहास में उसको क्यों जाना जाता है, क्यों जाना जाता है? उसके कार्यों की वजह से, या तो जीतता है या तो विजेता है, किसी को हरा देता है, या अच्छा काम करता है, कोई चीज निर्माण कर दिया, ठीक है, कोई चीज निर्माण कर दिया। अब आप लोगों को हो सकता है भूल गए हो, इतिहास भूलने वाला सब्जेक्ट है, तो 2 दिन पढ़ेंगे, अभी हम पूछ लेंगे तो हो सकता है आप भूल जाएंगे। एक राजवंश था, एक राजा था कश्मीर का, उसने नहरों का निर्माण कराया था। किसने? नहर, उसने अच्छा काम किया था। नहर तो सिंचाई के लिए किया था ना। तो कौन सा राजा था? अभी IAS में आया है, अब हमने बताया भी है, ऐसा नहीं कि नहीं बताया। अवंती वर्मन, देखिए इनको याद है, तो जिनको याद है तो सब लोग याद करिए, भूलिए मत, ठीक है, भूलने का प्रयास होगा, क्योंकि अब ऐसे होता है ना, आप 2 दिन वाली चीज़ भूल रहे हैं, और जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और हम 1 महीने बाद आपकी हमारी मुलाकात मान लीजिए हो गई और हम जब पूछेंगे तो बहुत सी चीज़ भूल जाएगी। तो ये सोचिए, अपने ऊपर रिसर्च करिए कि हम भूलते कितना है और कोई चीज़ याद कितना रहता है, ठीक है। आप जो भूलते हैं वही क्वेश्चन भी रखा जाता है, ठीक है। वो जो एग्जामिनर होता है वो उसी तरीके से, जैसे उस टॉपिक को पकड़ेगा ना, उसको मालूम है, वो खुद पढ़ने वाला स्टूडेंट था, उसको ये मालूम रहता है कि ये चीज़ भूलने वाली है। इजी क्वेश्चन तो रखते ही है, लेकिन वो ऐसा टॉपिक उठाते हैं। तो आपको एक राजा के बारे में सोचना है, कई युद्ध लड़ा, लेकिन उसने बहुत नेक काम किया, उस चीज़ को नहीं भूलना है। उसने नहर बनाया था अवंती वर्मन ने, ये हमको हमेशा याद रहता है, आपको भी याद है, आ गया। तो कहने का मतलब है एक राजा कई अच्छे काम भी करता है, कई जीतता है। वैसे ही राजराज प्रथम ने, इन्होंने क्या किया, देखिए इंडिया की जो सीमा है, ये आपका साउथ है, हिंद महासागर है, ठीक है, दक्षिण में हिंद महासागर है, और हिंद महासागर के बाद श्रीलंका जुड़ा हुआ है। पूरे ये हिंद महासागर में बीचों बीच में ये द्वीप है। राजराज का शासन यहाँ था, अब उसको यहाँ आक्रमण करना पड़ा। एक राजा को सोचो, वो अपने अंदर तो आक्रमण कर सकता था, लेकिन वो दक्षिण में चला गया। अब उसको इतना विजेता था कि उसको समुद्र में पार करना पड़ा। तो कोई समुद्र में युद्ध करने के लिए वही राजा जाएगा जो बहुत शक्तिशाली होगा। तो इसलिए ये जो वंश है नौसेना के लिए, यानी जहाज, पानी के जहाज के लिए याद किया जाता है। इसकी ये नौसैनिक विजय बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इसमें श्रीलंका के एक शासक थे, उनका क्या नाम था? और सुनो, क्या नाम था? उसी को उसने पराजित किया, तो पढ़ा चुके हैं, महेंद्र प्रथम। उनको उसने पराजित कर दिया, महेंद्र प्रथम। और श्रीलंका का उत्तरी भाग, देखिए ये उत्तरी भाग होता है, यही जीता, यही कब्जा कर लिया, उत्तरी भाग कब्जा कर लिया, ठीक है, और एक राजधानी बना दिया। इसके बाद उसने मालदीव भी जीता, नौसेना, उसकी एक क्वेश्चन आ चुका है, नौसैनिक एक बहुत महत्वपूर्ण विजय हुई मालदीव की। तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका भी विजय की, मालदीव भी विजय की। वो जिस प्रकार विजेता के रूप में याद किया जाता है, बैठ जाएगा, वैसे ही वो स्थापत्य कला के बारे में भी याद किया जाता है। राजराज प्रथम ने दक्षिण भारत में सबसे बड़ा मंदिर उस समय बनवा दिया 11वीं शताब्दी में, राजराजेश्वर मंदिर, या जिसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, ये बनवाया राजराज प्रथम ने, जो अभी भी है। लोग पर्यटन के दृष्टिकोण से वहाँ जाते हैं, अगर साउथ जाएंगे तो उस मंदिर को देखने जरूर जाते हैं, जो राजराज प्रथम ने आज के करीब 1200 साल पहले उसको बनवा दिया, वो बृहदेश्वर मंदिर। इसके बाद इसका लड़का जब गद्दी पर बैठता है, उसका नाम था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम गद्दी पर बैठता है। राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता की ही तरह
राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता के, उन्होंने उत्तरी भाग सिर्फ श्रीलंका का जीता था। हैं? राजेंद्र प्रथम राज के बाद गद्दी पर बैठता है, अपने पिता की ही राह पे यात्रा करता है, और जैसे उन्होंने श्रीलंका की विजय की थी, इसने श्रीलंका की पूरी विजय कर दी। श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित कर दिया और कैद कर लिया। इसलिए उसके समय में देखिए, ये क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। राज के समय भी शासक महेंद्र पंचम था, राजेंद्र के समय, क्योंकि राज में जीता था लेकिन महेंद्र पंचम को मारा नहीं था, इसने महेंद्र पंचम को पकड़ लिया और कैद कर दिया। कैद कर के 12 वर्ष के बाद, कैद के दौरान ही महेंद्र पंचम की मृत्यु हो जाती है। तो श्रीलंका की जो पूरी विजय थी वो कौनले वाला शासक था, राजेंद्र प्रथम, राज का लड़का, उसने ये विजय पूरी कर ली। राजेंद्र प्रथम ने फिर ये एशिया में इंडोनेशिया नाम सुना है ना, जागत भी पढ़े होंगे, तो वहाँ पे छोटे छोटे द्वीप, इंडोनेशिया के आसपास छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। जागृति में आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ा है नहीं? जागृति पढ़ा, तो छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है। जब वर्ल्ड का मैप देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे अपने मेज कुर्सी पे, तो मैप जरूर लगाइए सामने। जब मैप यहाँ नहीं दिख रहा है, मैप होगा तो मैप में आप देखेंगे छोटे छोटे द्वीप हैं। तो वैसे ही जावा, सुमात्रा, ये छोटे छोटे द्वीप उस समय थे। तो राजेंद्र प्रथम ने उस समय आक्रमण किया, ठीक है। ये आक्रमण करने का उद्देश्य, आखिर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? ये आक्रमण करने का उद्देश्य था व्यापार। व्यापार के लिए वो चाहता था कि पूरब में बंगाल की खाड़ी के आसपास उनका जो व्यापार है वो विकसित हो जाए। तो व्यापार को विकसित करने के उद्देश्य से इसने शैलेंद्र वंश के शासक, जो वंश था शैलेंद्र वंश था, शैलेंद्र वंश के शासक, इसका नाम भी है विजयोतुंग, वर्मन पर आक्रमण कर दिया। ये शैलेंद्र वंशी इस राज्य को टोटल रूप से कडारम इसको कहते हैं। ये नहीं लिखवाया है, इसको लिख दिए राजेंद्र प्रथम ने कडारम की विजय की। इसको लिख लीजिए, ये जो शैलेंद्र वंशी शासक, इसको कडारम भी कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कडारम, कडारम की विजय की। कहाँ है सर ये वही इंडोनेशिया के आसपास साउथ में द्वीप है छोटा छोटा, उस समूह को, द्वीप के समूह को कडारम कहा जाता है। और कडारम इसकी बहुत महत्वपूर्ण विजय थी जो व्यापार के उद्देश्य से की गई थी। आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि क्यों, उसको उद्देश्य, राजेंद्र प्रथम का कारण क्या था, ये व्यापार के उद्देश्य के लिए। तो व्यापार यानी व्यापार, उस समय देखिए व्यापार, भारत से व्यापार होता था। भारत आज भी आयात निर्यात होता है, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ें तो आयात होता है, निर्यात होता है। आज क्या ज़्यादा क्या निर्यात होता है भारत से? अभी तो आप पढ़ रहे थे ना, आयात निर्यात। अभी हम भी बैठे थे, हम भी सुन रहे थे आयात निर्यात। तो आप लोग भी पढ़ रहे थे, तो क्या होता है ज़्यादा, क्या चीज़ निर्यात होती है? भारत से ज़्यादा निर्यात होने वाली चीज़ क्या है? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र भारत से बहुत, ठीक है। और भी चीज निर्यात होता है, इंजीनियरिंग वस्तु, जो चीज भारत में बनती है, जो सामान, वो भी निर्यात होती है। इंजीनियरिंग यानी इंजीनियरिंग वस्तु, ये भी आपका बहुत ज़्यादा निर्यात होता है। तीसरा गहने, ज्वेलरी,
ये 3-4 चीज़ हमेशा दिमाग में रही है कि निर्यात वाली चीज़ है। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, इसका कारण है, हिस्ट्री से रिलेशन है इसका सीधे। तो ये सब निर्यात होते हैं भारत में। आयात ज़्यादातर आयल तेल आयात भारत करता है, ठीक है, कच्चा माल ज़्यादातर आयात करता है भारत। तो ये चीज़ें निर्यात होती हैं। तो उस समय भी प्राचीन इतिहास में भी भारत के व्यापार होता था दूसरे देश से। तो व्यापार उस समय ज़्यादा मांग थी। जो सूती वस्त्र आज होता है, उस समय भी सूती वस्त्र का निर्यात होता था, सूती वस्त्र होता था निर्यात। हाथी का दांत निर्यात होता था, मूर्तियां निर्यात होती थी, ये सब वहां पर निर्यात होता था। सोना का आयात होता था, विदेश से सोने का आयात ज़्यादातर होता था, घोड़े का आयात होता था उस समय, प्राचीन काल में बता रहे हैं हम, ठीक है। उस समय सोने का बहुत ज़्यादा मांग थी, वो आयात होता था, घोड़े आयात होते थे, ठीक है। काली मिर्च, मसाला, ये सब निर्यात होता था उस समय। तो ये निर्यात था। तो इसी व्यापार को बढ़ाने के लिए राजेंद्र प्रथम ने आक्रमण कर दिया और कडारम की विजय कर ली। ये तो आपने नोट कर लिया होगा ना। अब इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विजय थी बंगाल पे। तो ये गया राजेंद्र प्रथम और यहाँ बंगाल में चला गया, बंगाल में चला गया और आक्रमण करने, हम इसको बता चुके हैं। तो उस समय बंगाल का शासक कौन था? बंगाल में राजेंद्र की एक बहुत महत्वपूर्ण विजय थी राजेंद्र प्रथम की। उसने विजय की, वो गया बंगाल में युद्ध करने के लिए। तो क्यों युद्ध करने के लिए गया? गंगा जल बताए थे ना आपको, बता चुके थे हम, जब पाल वंश बता रहे थे। तो वहाँ का एक राजा था महिपाल प्रथम, वो राजा था। तो राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा अभियान के तहत उस राजा को हराया। उस राजा का जो राज था वो बंगाल बिहार के आसपास क्षेत्र में था। तो राजेंद्र प्रथम गया, महिपाल प्रथम को हरा दिया। महिपाल प्रथम, ये महिपाल प्रथम किस वंश का राजा था? पाल वंश का राजा था। ये हरा दिया। हराने के बाद राजा को मारा नहीं गया, सजा के तौर पे जो उनके सैनिक हारे थे, उनके कंधे पर घड़े में गंगा जल लेकर दक्षिण भारत लाया गया। उतनी दूर पैदल यात्रा कराई गई और ले जाया गया। और माना जाता है, ऐसा लिखा भी है कि एक तालाब का निर्माण भी राजेंद्र प्रथम ने किया था, गंगेकोंड चोलपुरम। तो लिख लीजिए, राजेंद्र प्रथम ने बंगाल अभियान के पश्चात गंगेकोंड चोलपुरम नामक तालाब का निर्माण कराया था। सर ये तो उनकी उपाधि भी थी ना, गंगेकोंड चोलपुरम। गंगेकोंड उनकी उपाधि भी थी। और गंगेकोंड चोलपुरम एक तालाब भी बनवाया था उन्होंने, दोनों चीज। इन्होंने एक तालाब भी बनवाया था। ये तालाब का निर्माण भी इन्होंने कराया था राजेंद्र प्रथम ने। इन्होंने एक राजधानी भी बनवाई थी। लिख लीजिए, राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल, राजेंद्र प्रथम ने राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल नामक राजधानी का निर्माण कराया था।
का निर्माण कराया था। राजेंद्र प्रथम के समय दक्षिण भारत में वैदिक धर्म का विकास हुआ। दक्षिण भारत में वैदिक धर्म का विकास हुआ था राजेंद्र प्रथम के समय। इसने वैदिक धर्म जो उत्तर भारत में प्रचलित था उस धर्म का विकास कर दिया। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार राजेंद्र प्रथम लिख दिया आपने। अब इसका लड़का गद्दी पर बैठता है जिसका नाम था राजा अधिराज। लिख लीजिए राजेंद्र प्रथम के बाद राज अधिराज चोल वंश का शासक बना। चोल वंश का शासक बना राज अधिराज। लेकिन चोल वंश में यही एक राजा था जो युद्ध में मारा जाता है। चोल वंश में कई राजा थे लेकिन ये राजा, एक युद्ध होता है कोप्पम का युद्ध। कोप्पम के युद्ध में राज अधिराज मारा जाता है। कोप्पम के युद्ध में राज अधिराज की मृत्यु हो जाती है। यह युद्ध चालुक्य वंश के शासक ये जो युद्ध है ये उस समय का चालुक्य वंश था दक्षिण भारत में। उसी राजा के साथ ये युद्ध हुआ है कोप्पम का युद्ध। इस युद्ध में राज अधिराज मारा जाता है। राज अधिराज इसकी हत्या मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका लड़का राजेंद्र द्वितीय उसी युद्ध में ही उसका राजाभिषेक होता है। राजेंद्र द्वितीय का युद्ध अभिषेक, युद्ध मैदान में राज अभिषेक होता है। ये मारा तो जाता है लेकिन इसका लड़का राजेंद्र द्वितीय उसी मैदान में ही इसका बाद में ये सोमेश्वर की सेना को पराजित कर देता है। सोमेश्वर जो चालुक्य वंश, ये भी दक्षिण भारत का ही वंश है। वातापी के चालुक्य थे, इन्हीं को ये पराजित कर देता है। इतना लिख दिया आप लोगों ने? हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए। राज अधिराज वैदिक धर्म का ये भी अनुयायी था। इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। राज अधिराज ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। अश्वमेध यज्ञ, ये यज्ञ पहले वैदिक धर्म में होता था। दक्षिण भारत में अश्वमेध यज्ञ करने वाला चोल वंश का ये शासक था राज अधिराज। ठीक है।
लिख लिया? सर राजेंद्र द्वितीय राजेंद्र प्रथम वंश था। हाँ, ये वंश इसी का लड़का था, राजाधिराज का लड़का था, राजेंद्र द्वितीय। उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ऐसा कौन सा चोल वंश का राजा था जिसका युद्ध में मृत्यु हुई थी? तो राजाधिराज। एक बार ये भी क्वेश्चन आया कि ऐसा कौन राजा था जिसके युद्ध के मैदान में अभिषेक हुआ, राजाभिषेक, तो वो कौन हो जाएगा? राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय। तो वो मरा युद्ध में और ये अभिषेक हुआ। तो राजाधिराज के बारे में क्वालिटी है कि उसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। चलिए इसको ऐड कर लें। इसके बाद एक राजा बैठता है कुलोत्तुंग प्रथम, चोल वंश का। चोल वंश में कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम शासक बना। ये बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन था। इसने उस समय जो टैक्स लगते थे, कर, जो कर लगता था, वो कर इसने समाप्त कर दिया। दो प्रकार का कर, एक तटकर इसने समाप्त कर दिया, दूसरा चुंगी कर। ठीक है, दो कर, दो टैक्स। चुंगी कर तो समझ में आता है ना, टोल टैक्स। जो चुंगी आपका कर लग रहा है वो कौन सा है? टैक्स जो सड़क पे वाहन, और तट जो समुद्र में सामान आयात निर्यात होता है, वहाँ जो मान लीजिए बंदरगाह पे जो टैक्स लगता है तट पे, तो इसने दोनों कर लगा दिया, मतलब खत्म कर दिया। तो कुलोत्तुंग ने तटकर एवं चुंगी कर दोनों समाप्त कर दिया। ये दोनों समाप्त कर दिया इसने, चुंगी कर और तटकर समाप्त कर दिया। उस समय भारत का व्यापार चीन से होता था, चीन से व्यापार होता था, भारत का व्यापार होता था। चीन से भारत का रेशम आता था, वहाँ भी बहुत कपड़ा होता है, कपास वहाँ भी बहुत पैदा होता है। ऐसा नहीं कि भारत से ही दुनिया में कपास निर्यात होता है। चीन भारत को बहुत कड़ा टक्कर देता है हर क्षेत्र में। तो चीन से उस जमाने में रेशम आयात होता था बहुत ज़्यादा। तो व्यापार को भारत से और चीन का व्यापार बढ़ाने के लिए, ठीक है, जब हम बोलते हैं आप सुनते हैं, ये तो सही बात है, लेकिन सुनते सुनते जो प्रेजेंट टाइम है, हम पढ़ा तो पास्ट रहे हैं, जो बीता हुआ वही ना पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम आप क्या हैं? प्रेजेंट में। ठीक है, हमारी बात ध्यान समझिएगा, है प्रेजेंट में। तो हमने एक लाइन जब पिछला बोलने जा रहे हैं कि ये चीन से व्यापार बढ़ाने के लिए, यही ना बोल रहे हैं। तो अभी 2 दिन पहले भारत में कुछ व्यापार की घटना घटी है। तो रूस के राष्ट्रपति क्यों आए थे भारत में? कोई वहाँ उतनी दूर से यहाँ क्यों आएगा? अगर कोई विदेश का कोई आएगा यहाँ खाना खाने थोड़ा आएगा, भोजन तो अपने साथ ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्यों आएंगे? रूस के राष्ट्रपति यहाँ क्यों आए थे? भारत से व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, कोई भी विदेश। तो ये हमारा कहने का ये उद्देश्य है कि जो आप प्रेजेंट में भी हो रहा है, उस समय के राजा भी आपस में व्यापार बढ़ाने के लिए दूसरे देश से समझौता करते थे। तो इस राजा को भी कि हमारा व्यापार अच्छा चलता रहे, क्योंकि व्यापार से ही देश को आय होती है, इनकम ऑफ सोर्स जो होगा। तो इसने 72 व्यापारियों के एक समूह को कहाँ भेज दिया? चीन भेज दिया। 72 व्यापारी, क्वेश्चन कई बार आगे इसमें आ चुका है। 72 व्यापारियों को इसने चीन, इसके पहले भी व्यापारी गए थे, लेकिन इसने व्यापार को विकास करने के लिए कि चीन के साथ व्यापार बढ़ता रहे, तो इसने 72 व्यापारियों को चीन भेजा था।
कहीं कहीं पे 92 भी आता है ऑप्शन, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। 72/92 लिख दीजिएगा, 72/92 दोनों कर दीजिएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये 72 व्यापारियों या 92 व्यापारियों को उसने चीन भेजा था, क्योंकि भारत और चीन का जो व्यापार है वह बढ़ता है। तो ये व्यापार की शुरुआत पहले हो चुकी थी, इसने बढ़ावा दे दिया कुलोत्तुंग प्रथम ने। कुलोत्तुंग प्रथम के काल में भूमि सर्वेक्षण का कार्य तेजी से हुआ। भूमि सर्वेक्षण का कार्य जो है वो तेजी से हुआ कुलोत्तुंग प्रथम के काल में। हम लिख लीजिए, बता रहे हैं, भूमि सर्वेक्षण का काम तेजी से हुआ। देखिए, भूमि सर्वेक्षण का मतलब होता है कि जमीन से ही पैदावार होती है ना, जो लैंड होती है उसकी, तो उसने सर्वेक्षण करवाया कि कौन सी जमीन उपजाऊ है और कौन सी जमीन बंजर है। 4 प्रकार की जमीन होती है, प्राचीन काल से चला रहा है। एक होती है उपजाऊ, जिसको मुगल काल में पोलज कहा जाता था, जो बहुत खेती होती है जिससे, और बहुत आप लोग रास्ते में जाते होंगे जहाँ कुछ नहीं पैदा होता है, बंजर। तो इसने भी देखा कि ऐसी ज़मीन, राजा है ना, वो सोचता था कि जहाँ ज़मीन अच्छी होगी तो उसको पहले पता कर लिया जाए, वहीं ना बीज बोया जाए, वहीं से ना अनाज होगा। तो इसने भूमि सर्वेक्षण, ये राजा के दिमाग में चला, इसके पहले नहीं चला। तो जो पढ़ाया जा रहा है वो ये देख रहा है कि कौन दिमाग का डेवलप करता है। तो इस राजा के दिमाग में आया कि भूमि का सर्वेक्षण कर ले, पहले पता लगा ले कि कहाँ कहाँ पे ज़मीन अच्छी है, तो वहीं पे खेती कराएं, वहीं से अनाज ज़्यादा पैदा हो, और वो अनाज जब होगा तो हमारे देश के भी काम आएगा, और निर्यात करेंगे तो उससे भी आय प्राप्त होगी। तो इसलिए इसने भूमि सर्वेक्षण पहले से ही चला रहा था, लेकिन इसके देखिए हमने कहा कि कार्य तेजी से हुआ। इसका ये मतलब ये नहीं कि पहली बार इसने किया, शुरू हुआ था, इसने तेजी से करवा दिया और तेज डेवलपमेंट करवा दिया। तो भूमि सर्वेक्षण का काम कुलोत्तुंग प्रथम के काल में तेजी से हुआ। चलिए इसको ऐड कर लें। चलिए, इसके बाद एक राजा बैठता है इसी के सेकंड में, कुलोत्तुंग प्रथम। देखिए, चोल वंश के शासक कुलोत्तुंग द्वितीय के काल में, चोल वंश के शासक कुलोत्तुंग द्वितीय के काल में गोविंद की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया गया, समुद्र में फेंकवा दिया गया। ये शासक वैष्णव धर्म के विरोधी था, इसलिए गोविंद यानी कृष्ण भगवान की जो मूर्ति थी उसको उसने समुद्र में फेंकवा दिया। चोल वंश के शासक कुलोत्तुंग द्वितीय है। और नटराज का शिव मंदिर था वहां पे, नटराज का के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। चोल वंश का अंतिम शासक चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र थर्ड, राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था राजेंद्र तृतीय।
ऐड कर दे, लिख लिया, थोड़ा जल्दी लिखिएगा तो ठीक है। ये तो हमने जो आपको राजनीतिक इतिहास बताया, ठीक है। ये जो हम लोग पढ़ है ना, ये राजा का राजनीतिक इतिहास है कि उसने कहाँ जीता कहाँ। लेकिन चोल वंश जो फेमस है, जो जाना जाता है इतिहास में, वो प्रशासन के लिए जाना जाता है। प्रशासन, प्रशासन के लिए। अब बताइए प्रशासन क्या होता है? आप लोग प्रशासन की ही पढ़ाई कर रहे हैं। सिविल मतलब जो तैयारी है प्रशासन करने के लिए, शासन चलाने के लिए। तो जो चोल वंश है वो इतिहास में अपने प्रशासन मतलब कि कैसे राज्य में शासन चलाया जाए उसके लिए विख्यात है। कैसे चलाया जाए, तो इस समय प्रशासन कैसे होता है? हमारी सरकार नीति बनाई तो 3 प्रकार का है। मान लीजिए प्रशासन, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, यही ना। चलिए ये तो ठीक है, उन्होंने बता दिया। तो उसको व्यवहारिक रूप में कैसे करती है काम, इस समय कैसे है, भारत में कैसे काम होता है, प्रशासन में कैसे काम होता है? अधिकारी। चलिए एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को कहा, सिस्टम में क्या है? जैसे कुछ डिवीजन है, विभाजन बटा हुआ है। तो जैसे भारत को राज्यों में बांटा गया है ना, तो फिर राज्य को कैसे बांटा गया? राज्य बांटा गया। राज्य जिले में कि मंडल में? मंडल, ठीक है। और मंडल किसे बटा है? जिला किसे बटा है? तहसील किसे बटा है? ये ब्लॉक कर देते हैं, और ब्लॉक, ठीक है, ऐसे ही बटा है ना। तो इसी में कोई राज्य का मुखिया हो गया, मान लीजिए राज्य का मुखिया, मुख्यमंत्री या राज्यपाल, जो भी आप कहें। मंडल का कमिश्नर हो गया, ठीक है। जिला का जिलाधिकारी हो गया। तहसील का कौन हो गया? तहसील का कौन हो गया? तहसीलदार की एसडीएम, एसडीएम, तहसील का एसडीएम होता है, सबसे बड़ा अधिकारी, ठीक है। ब्लॉक का वीडियो डाल के, ठीक है। और ग्राम का सचिव, ग्राम का ग्राम सचिव जो होता है, ठीक है। ग्राम सचिव होता है, लेकिन वास्तव में ग्राम का ग्राम प्रधान होता है, ठीक है। अधिकारी सचिव आप कह सकते हैं ग्राम प्रधान, जैसे मुख्यमंत्री है वैसे ही गांव का हो गया, ठीक है। तो ऐसा है ना, ये जो इसी को कहते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, हर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जो चोल प्रशासन है, ये आपको देखिए जानना पड़ेगा। ये आप जानते तो हैं, व्यवहारिक नहीं जानते। तो व्यवहारिक और पढ़ाई दोनों एक साथ करनी पड़ेगी, ठीक है, जो जानते हैं। तो वैसे ही चोल वंश पूरे इतिहास में, प्राचीन काल के जितना भी इतिहास है, जितने भी वंश हुए हैं, वो अपने प्रशासन, खासकर ग्राम प्रशासन के लिए जाना जाता है। इसलिए वहाँ भी राज्य को, उसके जो शासन था उनको उसने बांट दिया। राज्य बांटा, राज्य को मंडलम का, उनको जो उनका जो बंटवारा था, उन्होंने भी राज्य या मंडलम, ठीक है, ये मंडलम उनका था। उसके नीचे उनका बलनाडु था। बलनाडु मतलब हो गया आज का कमिश्नरी क्षेत्र, जैसे बस्ती है, गोरखपुर है, अयोध्या मंडल है, ठीक है, प्रयागराज है, लखनऊ है, ऐसे बलनाडु ये आपका मंडल के तरीके से होता है आजकल। और बलनाडु के नीचे क्या होता है? नाडु। नाडु जो डिस्ट्रिक्ट होता है, जिला, जैसे बस्ती जिला, महाराजगंज जिला, कुशीनगर जिला, ये नाडु उन्होंने बांटा। बलनाडु फिर नाडु, नाडु के बाद उन्होंने क्या बांटा? कुर्रम। जैसे आप ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक क्या है? ग्राम का समूह। एक ब्लॉक में कई गांव होते होंगे ना, या ग्राम सभा, तो वैसे ये कुर्रम था। और सबसे नीचे उनकी जो था वो था ये ग्राम सभा। ये इस तरीके से इसको आप लोग शॉर्ट में ही लिख लीजिए। चोल प्रशासन का, चोल प्रशासन का प्रशासनिक
विभाजन, प्रशासनिक विभाजन, ये तो उनका विभाजन था। मंडलम, बल्लाडु, नाडु, कुर्रम और ग्राम। ग्राम सभा की जगह ग्राम करिएगा, इसको ग्राम कर लीजिएगा। इस तरीके से ये विभाजन, इस पे जरूर क्वेश्चन आता है। इसमें पूछेगा कि बड़ी इकाई क्या थी, कुर्रम थी, गांव थी, बल्लाडु थी, मंडलम थी, क्या यही पूछेगा। ठीक है, मिटा दें, मतलब ऐड कर दें। चलिए, इतना आपको डिवीजन तो देखा, लेकिन इसी प्रशासन में उनकी सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो ग्राम प्रशासन। ग्राम, ठीक है, गांव में शासन होता है ना। हमें लग रहा है बहुत लोग, कुछ लोग गांव से भी तो होंगे, है ना, गांव से है ना। तो गांव ही बाद में शहर में डेवलप हुआ। ठीक है, गांव फिर शहर हो जाता है। ठीक है, तो गांव जो है, ग्राम, उसी का सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ प्रशासन का, वो हुआ चोल वंश में। ठीक है, हमारे देश में जब आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा संविधान बना, तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हो गया। तो हमारे संविधान में प्रशासन के बारे में व्यवस्था की गई थी। लेकिन आप लोग पढ़े भी होंगे, किस अनुच्छेद में ग्राम प्रशासन का उल्लेख है? ग्राम सभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 243 में और 243 में है। उसके पहले किस उसमें क्या कहते हैं, समवर्ती सूची में भी तो दिया गया है, उसके पहले भी तो दिया गया है। ये तो ठीक है, 243 तो बनाया गया है, बाद में संविधान संशोधन करके बनाया गया है, लेकिन अनुसूची 11 में, हाँ अनुसूची 11 में भी दिया है। ठीक है, और उसके पहले भाग 2, भाग 3, भाग 4 क्या है? भाग 4 क्या है? राज्य, यही ना, ये भाग 4 है। ठीक है, इसका अनुच्छेद 40 नहीं मालूम आप लोगों को? अनुच्छेद 40 देखिएगा, इसी में लिखा है जो आपने बताया 243, ये 243 कब बना है? तो 243 पहले नहीं था ना? तो पहले क्या था? अनुच्छेद 40। तो ये एक चैप्टर बनाया गया था संविधान में, राज के, इसमें क्या है, राज के लिए इसमें क्या कहा गया था? संविधान पढ़ा है कि नहीं अभी? हैं? संविधान क्लास चली है, चल चुकी है। तो बताइए, राज की नीति ने सब तथ्य क्यों बनाया गया था? चौथा चैप्टर क्यों बनाया गया था संविधान? राज्यों को दिशा निर्देश देने के लिए जो वो कानून बनाए वो राज्यों के हित में से बनाए। हाँ, राज्यों को दिशा निर्देश, राज्यों का उद्देश्य बनाने के लिए ये चैप्टर उद्देश्य, राज्य का संविधान बना दिया गया। लेकिन संविधान में एक भाग 4 रख दिया गया कि सरकार, ये जो 4 बना रहे हैं, जैसे आपका उद्देश्य है, आप लोग पढ़ें और आपके टेबल के सामने लिखा हो IAS बनना है, ठीक है, तो आप रोज देखेंगे। तो वैसे ही संविधान के भाग 4 में भी सरकार को कहा गया है कि सरकार जो है ये काम करे, मतलब अगर नहीं कर पाती तो कोई IAS नहीं बन पाते हैं तो कोई वो नहीं है, चलिए, लेकिन उद्देश्य है आपका, तो ये उद्देशिका है। सरकार को एक डायरेक्शन दिया गया है इस चैप्टर में कि ये काम सरकार को करना चाहिए।
तो सरकार में ग्राम प्रधान वैसे चले तो आ रहे थे, लेकिन कोई कानून नहीं बनाया गया था, तो ये उल्लेख किया गया था। तो उसके बाद 73वां संविधान संशोधन ये 1992-93 में ये पारित हुआ, ठीक है। और ये बताया गया कि गांव का प्रशासन चलाने के लिए, ठीक है, ग्राम से जिला स्तर पे जो गांव की प्रशासन चलाने के लिए 3 स्तरीय, 2 स्तरीय और 1 स्तरीय, ये क्या है, पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। तो वैसे ही उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की व्यवस्था है। क्या क्या है? जिला पंचायत है ना, इसके बाद क्या है? खंड पंचायत या ब्लॉक पंचायत है कि नहीं है, और उसके बाद ग्राम पंचायत ये है। ये संशोधन करके ये कहा गया है इस तरीके का इसमें चुनाव होगा, ये होगा। तो गांव में पहली बार विकास करने के लिए ये 73वां संविधान संशोधन किया गया भारत सरकार के द्वारा। लेकिन चोल वंश में जो कि हम पढ़ा रहे हैं, उन्होंने गांव में शासन कैसे चलाया जाए उसके लिए ग्राम प्रशासन को क्या किया, वार्ड में बांट दिया, 40 वार्ड में बांट दिया, 40 समिति बनाई। और कि कैसे गांव में, आज गांव में कौन शासन करता है? प्रधान जी करते हैं, और उनके साथ सचिव रहते हैं। आप लोग वोट देते होंगे, वो चुने जाते हैं। तो उसमें समिति भी होती है, 7 समिति होती है, शिक्षा समिति, जल समिति, प्रशासनिक समिति, निर्माण समिति, और उसी प्रधान और सदस्य उसमें काम करते हैं गांव का, ग्राम विकास का विकास करने के लिए। तो जो हम आपको बता रहे हैं, इतना इसलिए समझा रहे हैं कि आप जो जानते हैं उसी की तुलना करके ये समझिए कि चोल वंश में भी ग्राम सभा का विकास किया गया। ग्राम सभा में प्रशासन, लिख लीजिए, ग्राम सभा में प्रशासन के लिए प्रशासन के लिए 40 सदस्यों का चुनाव किया गया। चालीस सदस्यों का चुनाव किया गया। ग्राम स्वशासन चोल वंश की महत्वपूर्ण विशेषता है। अब ये देखिए 40 सदस्य होते थे, इसमें 12 और 6 सदस्यों को बांटकर वो लोग गांव को देखते थे। कोई जल की, पानी की व्यवस्था, सिंचाई की समिति थी, कोई उद्यान बाग बगीचे की समिति थी, ऐसे ऐसी समिति थी जैसे आज है। तो वैसे ही चोल वंश में ये समिति थी। चोल वंश में भी सिक्का चलता था, जैसे आज पैसा चलता है। उस समय चोल वंश के जो सोने के सिक्के थे उसको, चोल वंश में सोने के सिक्के को कासू एवं कलंजू कहा जाता था। चोल वंश में भूमि की माप की इकाई वैली होती है।
तांबे के सिक्कों कांसू एवं करंजू कहा जाता था। चोल वंश में भूमि के जो मापने की इकाई थी वो आपका वेली होती थी। ठीक है, देखिए चोल वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई क्वेश्चन आता है। ये चोल वंश लिख लिया आपने। दक्षिण भारत का एक और वंश थोड़ा सा बताना है आपको, वो है पल्लव वंश। पल्लव वंश और ये भी दक्षिण भारत में ही था, साउथ इंडिया का पल्लव वंश। इस वंश में कई शासक तो हुए, लेकिन जिनको माना जाता है पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। सिंह विष्णु की उपाधि अवनी सिंह थी। ये पल्लव वंश की राजधानी, इसकी जगह पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। कांची, पल्लव वंश की जो राजधानी थी कांची थी, और पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। सिंह विष्णु की उपाधि अवनी सिंह थी। पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम में मध्य विलास प्रवसन नामक उपाधि धारण की थी। ये लिख लीजिए आप। मत विलास प्रवसन नामक उपाधि धारण की थी। महेंद्र वर्मन, ये पहले जैन धर्म, जो जैन धर्म था उसी के अनुयायी थे महेंद्र वर्मन। लेकिन इनको एक विद्वान मिलते हैं अप्पार शैव धर्म के, उन्हीं के शिष्य जब ये बन जाते हैं तो ये जैन धर्म को छोड़ देते हैं और जैन धर्म छोड़कर शैव धर्म अपना देते हैं। इसको लिख लिया क्या आप लोगों ने? लिख लीजिए, महेंद्र वर्मन प्रथम ने शैव गुरु अप्पार के प्रभाव से जैन धर्म छोड़ दिया। एवं शैव धर्म स्वीकार कर लिया।
शैव धर्म को स्वीकार कर लिया, जैव धर्म को छोड़कर शैव धर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट राजा एक गद्दी पर बैठता है जिसका नाम था नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम नरसिंहवर्मन प्रथम राजा बैठता है। एक राजा था चालुक वंश का, पुलकेशिन द्वितीय, नाम सुना है उसका? पुलकेशिन द्वितीय। उस पुलकेशिन द्वितीय ने, ये पुलकेशिन द्वितीय चालुक वंश का था, इसने उत्तर भारत के एक राजा थे उनको हरा दिया था। पुलकेशिन द्वितीय किसी मालूम है इसको हराया था? पुलकेशिन द्वितीय जो दक्षिण भारत का एक राजा था चालुक वंश का, उसने उत्तर भारत के एक राजा को हरा दिया था जिसका नाम था हर्षवर्धन। जब उसने, देखिए ये जो हम आपको बता रहे हैं इसका जो राज था, ये है आपका गुजरात, ये है महाराष्ट्र और ये है आंध्र और तेलंगाना के बीच में, यहाँ इसका राज था। ये गया हर्षवर्धन। हर्षवर्धन उस समय कहाँ राज करता था? कन्नौज के आसपास शासन था उसका, तो वहाँ उसका शासन था कन्नौज के आसपास। तो उसने उत्तर भारत, अपने उत्तर गया, उत्तर को हरा दिया। तो उसको ये लगा कि हम उत्तर जीत सकते हैं तो दक्षिण क्यों नहीं जीत सकते। तो अब वो गया दक्षिण में आक्रमण करने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो पराजय हो जाता है और नरसिंहवर्मन प्रथम उसको पराजय कर देते हैं पुलकेशिन द्वितीय को। तो लिख लीजिए, नरसिंहवर्मन प्रथम ने चालुक वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया। और नरसिंहवर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। वातापी कोंड की उपाधि धारण की नरसिंहवर्मन प्रथम ने। इसने चालुक वंश के शासक को पराजित कर दिया। इसको सहायता मिली इस युद्ध में, इसको श्रीलंका के एक राजा को से सहायता मिली। उस राजा का नाम था मान वर्मा। नरसिंहवर्मन प्रथम को श्रीलंका के शासक मान वर्मा से सहायता प्राप्त की। नरसिंहवर्मन को मान वर्मा से सहायता प्राप्त हुई। वेनसांग को तो सुना ही है आप लोगों ने। वेनसांग किसके काल में आया था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जब भारत में राजा था तो वेनसांग आया था। वेनसांग बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो गया था पूरे आसपास के जो देशों में, खासकर चीन में बौद्ध धर्म का। तो वहाँ के जो भिक्षु थे वो भारत में आते थे। तो वो आया
अब देखिए आप लोग सोचिए कि चीन से वो चला होगा, यहाँ से वो यात्रा करते करते तो वो तो आया कन्नौज में, उत्तर प्रदेश के, लेकिन वो दक्षिण भारत भी चला गया। वेलसांग दक्षिण भारत चला गया, पैदल यात्रा करते करते दक्षिण भारत। और उसने अपने इतिहास में लिखा है कि जब वो गया तो उस समय पल्लव वंश का राजवंश था। तो जैसे उस व्यक्ति ने, वेलसांग ने अपनी किताब में लिखा, बाकी जो और भी किताबें उसमें भी लिखी जाती हैं, तो जब इतिहास को मिलाया जाता है कई किताबों में तो ये मान लिया जाता है कि जो ये एविडेंस है वो सही है। अगर विदेशी यात्री ने अपनी किताब में वहाँ लिखा है और यहाँ भी कई लोग लिखे हैं, तो जो साक्ष्य है वो सही मान लिया जाता है। तो वेलसांग गया दक्षिण भारत और वहाँ पर उसने लिखा कि जब मैं दक्षिण भारत गया था तो वहाँ पल्लव वंश का एक राजा गद्दी पर था, उसकी वो प्रशंसा करता है। और वहाँ पे उस राजा का नाम उसने मतलब वही लिखा जो बताया, उससे पता चला कि नरसिंह वर्मन प्रथम वहाँ पर शासक था। तो लिख लीजिए, पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में वेलसांग ने दक्षिण भारत की यात्रा की। वेलसांग ने दक्षिण भारत की यात्रा की। इसने मंदिर बनाया महाबलीपुरम में। देखिए नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम में एकाश मंदिर का निर्माण किया। एकाश मंदिर को रथ भी कहा जाता है। सर जो हम्पी का रथ मंदिर बना वही है? हम्पी का जो रथ मंदिर बना वही है? हाँ, ये जो रथ मंदिर बने हुए हैं, यही जो बने हुए हैं एकाश में हम्पी के रथ मंदिर, वो नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। एकाश मंदिर को रथ मंदिर भी कहा जाता है, रथ भी कहा जाता है, रथ मंदिर कर लीजिएगा अपना, रथ मंदिर भी कहा जाता है नरसिंह वर्मन। इसमें कई रथ मंदिर बने थे जो पांडव के नाम पर बने थे, जैसे भीम मंदिर, युधिष्ठिर मंदिर, द्रौपदी रथ, इस तरीके से रथ मंदिर बने थे। सबसे बड़ा था युधिष्ठिर और सबसे छोटा था द्रौपदी रथ, ये उस समय बना था। इसके बाद गद्दी पर और भी राजा बैठते हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय लिखिए, पल्लव वंश के शासक, पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल में कांची का कैलाश नाथ मंदिर बना था। कैलाश नाथ मंदिर बना था। दक्षिण भारत में कांची, साउथ इंडिया में उनका कांची वो बना था, कैलाश नाथ मंदिर बना था दक्षिण भारत में। रथ मंदिर जो बना था नरसिंह वर्मन प्रथम की। कैलाश मंदिर देखिए दो है, कंफ्यूज मत करिएगा, एक राजपूत वंश के शासक ने भी बनवाया था, ठीक है, और एक इन्होंने, तो दो है। ये कांची का कैलाश नाथ मंदिर बना था, ठीक है। दो प्रकार के मंदिर बने थे, एक
कैलाशनाथ मंदिर एक एलोरा में है जी सर। कि कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, राजपूत वंश के। ये जो कैलाश मंदिर है ये कांची में बना था, नरसिंह वर्मन द्वितीय बनाया था। तो पल्लव वंश के जो शासक थे वो इतिहास में मंदिर निर्माण कला के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मंदिर की जो शैली है, मंदिर की देखिए दो शैली बहुत फेमस है, एक नागर शैली और एक द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली का जो विकास, इसको लिख लीजिए। दक्षिण भारत। हाँ, पल्लव वंश में, पल्लव वंश के शासक के काल में द्रविड़ शैली का विकास हुआ। द्रविड़ शैली का विकास हुआ। एक और लिखिए इसमें, नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल में चीन में राजदूत भेजा गया था। चीन में जो राजदूत भेजा गया था वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल में भेजा गया था। चलिए अब आज ये रोकते हैं। ये ज़्यादा लिखाने वाला इतिहास था, मजबूरी थी बहुत ज़्यादा लिखाने की। अब इतना नहीं लिखाया जाएगा क्योंकि आज ये मध्यकालीन खत्म होता है। ऐसा लिखाया नहीं जाता, क्योंकि ज़्यादा वंश हैं तो उनकी ज़्यादा विशेषता थी तो ज़्यादा लिखाया गया। तो ये अब इसके बाद जो आपका टॉपिक आना है वो आता है मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, भारत में इस्लाम आक्रमण का शुरुआत। अब आपका जो टॉपिक है वो आएगा। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन इतिहास में छोटे छोटे राज थे, उनके वंश, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट वंश थे। अब आप लोग पढ़ेंगे कि जैसे महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम, अब उनका इतिहास आपको आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं। आज जो हमने पढ़ा, चलिए देखिए आज, अब आपको देखिए, क्योंकि हिस्ट्री में टॉपिक तो है, अगर लिखेंगे, लिखना भी इम्पोर्टेंट जरूरी है, वो भी इम्पोर्टेंट समय को देखते हुए लिखा गया है। देखिए यहीं से शुरुआत किया गया था चोल वंश, इसको तो आप लोग जानते हैं। ये राजेंद्र प्रथम, इसमें क्वेश्चन पूछा गया उस समय कौन राजा था, महल पंचम। ठीक है, और ये निर्यात कडार, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया है कि कडारम की विजय किसने की थी। ठीक, ये क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया था। हम आपको देखिए, इसलिए आपको क्वेश्चन बता देते हैं क्या पूछा जाता है। ये पूछा गया था कि बंगाल आक्रमण के समय शासक का क्या नाम था, तो ये मत भूलिएगा। और ये तो हम सिंपल क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन उद्देश्य था गंगा। आपको देखिए आईएएस में या पीसीएस में या कठिन क्वेश्चन करने के लिए आपको ऐसे करें कि अभियान का कारण क्या था, तो व्यापार, गंगा जल लाना, क्षेत्र विस्तार, इनमें से कोई नहीं। क्या मारेंगे? गंगा जल। ठीक है, ये इस तरीके से भी आएगा क्वेश्चन आपका। ठीक है, इसको ये किस युद्ध में, कोप्पम के युद्ध में कौन राजाधिराज कहाँ मरा था, ये क्वेश्चन आया है कई बार। कोप्पम के युद्ध में राजेंद्र द्वितीय कौन, किसकी युद्ध में, क्षेत्र में ही राजाभिषेक हुआ था राजेंद्र द्वितीय का। ये कौन चोल वंश का राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था? राजाधिराज। ठीक है,
ये इसका क्वेश्चन ये जरूर आता है कि किसने कर हटाने वाला राजा कौन था? कुलोत्तुंग प्रथम। इसने कर हटा दिया था। 72 या 92 व्यापारियों को चीन में किसने भेजा था? यानी चीन से व्यापार बढ़ाने वाला चोल वंश में से इसमें सबसे महान राजा कौन था? तो ये आता है कुलोत्तुंग का। ये अब इसको आप देखिए, ये जरूर आता है कि किस राजा ने कृष्ण भगवान की जो मूर्ति थी, गोविंद की जो मूर्ति थी, वो समुद्र में फेंकवा दी थी। ये कुलोत्तुंग ऋषिक है, इसने फेंकवा दिया था। ठीक है, अंतिम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम राजा कौन था? ये कई बार पूछ चुके हैं, राजेंद्र थर्ड। ठीक है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ये आपका। इसमें ये पूछा जाता है कि क्रम मिलाइए, क्रम, इसमें जो क्रम बताया ना हमने, ये पूछा है। इसका उल्टा आपको ऐसे लिख देंगे, कुर्रम, नाडु, बलनाडु, ऐसे आपको ये चारों ऐसे अलग अलग लिखेंगे। आपको ये बताना होगा कि इसमें क्रम क्या है। ठीक है, ये तो चलिए हम आपको समझाने के लिए। चोल वंश में सीधा क्वेश्चन एक आएगा कि चोल वंश को इतिहास में अपने प्रसिद्धि का कारण क्या है? आपको सीधे उत्तर है प्रशासन, ग्राम सभा प्रशासन। यानी गांव का प्रशासन सबसे अच्छा चलाने का जो श्रेय जाता है वो चोल वंश। ठीक है, अब ये पल्लव वंश हमने आपसे शुरू, ये तो अभी बताया हमने आपको। नरसिंहवर्मन से जरूर क्वेश्चन आता है कि इनकी उपाधि क्या थी, और हाँ नरसिंहवर्मन ये, और वेंसान किसके दरबार में गया था, ये भी। और लास्ट का तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकाश्म रथ मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाया था? रथ मंदिर जो पर्वतों पहाड़ों को तोड़कर बनाया गया था, उसके लिए पल्लव वंश। ठीक है, अब जो मंडे से है, अब आपको इतना नहीं छोटा छोटा पढ़ना पड़ेगा। अब सीधे जो आक्रमण है सल्तनत काल के पहले, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको पढ़ के आइएगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा। चलिए, क्या चीज? इसको हम एक्स्ट्रा क्लास में कभी पढ़ाएंगे, क्योंकि जो टाइम निर्धारित बंद करिए। इसको चेर भी है, पांडे भी है,